मॉर्निंग बच्चों, 8th क्लास, वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास। और बेटा हम लोग विज्ञान विषय में आपका पार्ट 2 पढ़ रहे थे, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस पार्ट में हम लोगों ने देखा बहुत तरह के सूक्ष्म जीवों के वर्ग, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सभी सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए ना हानिकारक होते हैं और ना ही लाभदायक। तो हम लोग यहाँ पर लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे दही के अंदर उपस्थित लैक्टोबैसिलस है, राइजोबियम है। ये सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी हैं। ईस्ट है ना, किस तरह से इनको हम उपयोग कर रहे हैं। अब उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं और अगला लाभ देखते हैं सूक्ष्म जीवों का। वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? आजकल आप सुन रहे हो ना, कोरोना की वैक्सीन लगाइए, कोरोना का टीका लगवाइए। तो वैक्सीन होती क्या है वो देखेंगे। देखो, वैक्सीन जब सुई लगती है, आपको वैक्सीन में टीका लगाते हैं ना, सुई लगाते हैं, तो उसमें कोई दवाई विशेष नहीं होती है ना। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो हमें उन रोगों से बचाती है। एक्चुअल में क्या होता है, वास्तव में रोगों से लड़ने की ताकत हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनाई है भगवान ने, है ना। प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ब्लड के अंदर जो WBC हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वो रोगों से लड़ने में सक्षम है। लेकिन होता क्या है कि जब टीका लगा जाता है बचपन में ही, तो इसका मतलब हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको वास्तव में मूर्ख बनाया जाता है। कैसे मूर्ख बनाया जाता है? देखो, सुई के माध्यम से, कि जब कभी किसी रोग विशेष का आपको टीका लग रहा है ना, तो उसी रोग विशेष के, जैसे मान लीजिए आपको क्षय रोग का टीका लग रहा है, TB का टीका लगा रहे हैं, DPT का टीका लगा रहे हैं, है ना, बचपन के अंदर। तो उसमें क्या होता है, जिस किसी रोग का टीका लगाया जा रहा है, उसी रोग विशेष के कमज़ोर या मृत जो रोगाणु होते हैं वो सुई के माध्यम से आपके शरीर में डाले जाते हैं, ताकि आपकी WBC उसको पहचान ले। जब आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं उसको पहचान लेगी, उसका भक्षण कर देगी, तो उस रोग से लड़ने की एक ताकत जो है वो आपके शरीर में डेवलप हो जाती है, शरीर में बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बनी हुई रहती है। हालांकि जो वैक्सीन के द्वारा रोगाणु अंदर प्रवेश कराए गए थे उनको हमारे WBC नष्ट कर देती है, लेकिन उससे लड़ने की ताकत जो है वो हमेशा के लिए हमारे शरीर में बनी हुई रह जाती है, मीन्स प्रतिरक्षा बनी हुई रह जाती है। फिर जब आप बड़े होते हो या इन फ्यूचर कहीं बाहर जाते हो और वातावरण में जाते हो, तो वास्तव में उस रोग के रोगाणुओं के संपर्क में आते हो और उस रोग की जीवित रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनके लिए पहचान और प्रतिरक्षा पहले से हमारे शरीर में बनी हुई रहती है, और तुरंत हमारी WBC चूँकि पहले से ही पहचान बनी हुई थी, पहचाना हुआ था उस रोगाणु को, उनको मारकर नष्ट कर देती है, और इस तरह हम लोग रोगग्रसित नहीं होते, अधिक प्रभाव हम पे नहीं होता है। तो ये एक बेसिक आधार है टीकाकरण का। अब चलो देखते हैं कैसे खोज हुई टीके की, किस तरह पता लगा, है ना। क्योंकि जब भी हम लोग ये लगाते हैं तो जो एंटीबायोटिक बनते हैं हमारे अंदर, है ना, एंटीबॉडीज़ बनते हैं, सॉरी, वो प्रतिरक्षा ही होती है। वो पहली कह रही है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। क्या करता है? एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करता है, हमारे अंदर बनती है, ब्लड के अंदर बनती है। ये शरीर को यह भी स्मरण रहता है, यानी याद रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति में, ये देखो टीकाकरण का आधार क्या डालते हैं टीके में। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसके अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। बताया ना मैंने, जब भविष्य में वास्तव में इस रोग के रोगाणुओं के संपर्क में आएंगे तो पहले से पहचान है इसकी। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। ये है टीके का बेसिक आधार, या टीके का जो मूल आधार है वो ये है कि किस तरह से टीका कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है, यानी टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। अब देखिए टीके की खोज कहाँ से हुई। ये हैं एडवर्ड जेनर महोदय। क्या किया था? साइंटिस्ट थे ये। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 यानी 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में तक, पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं, और आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अभियान चला रखा है
भारत में भी कि हर बच्चे को रोग से बचाया जाए। इसीलिए बेटा ये टीके, लगभग सारे टीके ये मुफ्त ही लगते हैं पास के सरकारी हॉस्पिटल में। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका यानी वैक्सीन ही है। 2 बूंद पोलियो की पिलाते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की, आपने ऐड देखा होगा, तो वो क्या है, वास्तव में एक टीका है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का यानी चिकन पॉक्स का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है ना। और आपको पता है कि मृत या कमज़ोर जो है सूक्ष्म जीव भी अंदर डाले जाते हैं, तो सूक्ष्म जीवों से ही टीकों का संवर्धन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, जिससे मनुष्यों और अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। अब देखिए अगला लाभ है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। एक बार तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मिट्टी की उर्वरता में जैसे राइजोबियम जीवाणु जो है वो लेग्यूमिनस पादप जो होते हैं, फलीदार पौधे, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस तरह से भूमि की उपजाऊता को बढ़ाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, कई सारे सूक्ष्म जीव हैं। तो देखो कुछ जीवाणु एवं नील हरे शैवाल, काई देखिए ना आपने, हरी नीले हरे शैवाल, चित्र 2.7 में देख सकते हैं आप। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं बेटा, स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, यानी उसकी मात्रा बढ़ती है, निर्माण होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक मुख्य पोषक तत्व है पौधों के लिए। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। कौन कौन है ये? कुछ तो जीवाणु, जैसे मैंने आपको बताया था राइजोबियम वगैरह, और ये चूँकि जिंदा हैं स्वयं, इसीलिए इनको जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। ये देखो आप, पहले में तो क्या है, नीले हरे शैवाल हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जिनको अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये। अब चित्र 2.5, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी द्वारा चिन्हित कीजिए। 2 गमले लेने हैं, मिट्टी भरनी है आधा आधा, और ए और बी इन पे अंकित करना है। एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक के टूटे खिलौने आदि भर दीजिए, इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण करो। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है, दिखाई देता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया। ठीक है ना। गमले ए में आपने सारी जो है वो बायोवेस्ट डाला था। ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें डाली थी जो जीवाणुओं के द्वारा निम्नीकृत कर दी गई या अपघटित कर दी गई। लेकिन प्लास्टिक है, कांच है बेटा, इनको कोई भी जीवाणु जो है अपघटित नहीं कर सकता। तो गमले बी का कचरा तो यूं का यूं पड़ा रहेगा, और गमले ए का कचरा जो है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित करके खाद में बदल दिया जाएगा। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। और यही प्रकृति में, हमारी मिट्टी में यही चलता है। जब भी इस तरह के कोई भी अपशिष्ट हम लोग, घरेलू कचरा है, गार्बेज है, ये सब हम लोग बाहर डालते हैं, तो उनमें से जो भी जीवाणुओं के द्वारा अपघटन होने योग्य होता है वो अपघटित कर दिया जाता है, और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं मौजूद, वो वापस मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी में से वापस पुनः पौधे ले लेते हैं उनको। तो ये तो अच्छा है कि जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है। लेकिन बहुत सारा कचरा ऐसा भी है, जैसे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं आजकल अपन, बोतल हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, CFC है, इनका अपघटन वर्षों तक, क्या मतलब कई सौ वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक नहीं होता है। तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं, ये हमारे प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। प्लस ये मिट्टी में हम लोग डालते हैं तो ये वहाँ के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके या बंदे बना करके उस मिट्टी की उपजाऊता को भी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए हमारे लिए मुहिम चलानी चाहिए हमें, और पालन करना चाहिए जो सरकार के द्वारा हमें निर्देश दिए जाते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग ना करें, जूट के बने हुए या कपड़े के बने हुए थैलों का उपयोग करें, क्योंकि आपको पता है कि जीवाणु इसको अपघटित नहीं कर सकते हैं। द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़े हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं ना, जो जीव जंतु मर जाते हैं, गाय भैंस बकरी, वो भी सड़ते ही हैं। पेड़ पौधे जो टूट जाते हैं वो भी धीरे धीरे उनको दीमक खा जाती है ना, सड़ते ही हैं, फफूंद उग जाती है उनके ऊपर,
आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों या जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण किया जाता है। तो देखो, खाद में बदल दिया, एक तो उपयोगी चीज़ों में बदल दिया, इसके अलावा ये पड़े रहते तो सड़न उत्पन्न करते रहते, तो इनका सफाया कर दिया, यानी प्रकृति को साफ कर दिया, शुद्धिकरण कर दिया उसका, और प्लस क्या कर दिया, खाद भी बन गई इनसे। तो इस प्रकार ये सूक्ष्म जीव जो है वो पर्यावरण शुद्धिकरण में भी सहायक होते हैं। तो ये हमने देखा लाभदायक सूक्ष्म जीव। और आज के वीडियो से आप लोगों को करना है कौन कौन से सूक्ष्म जीव पढ़े हैं हमने, कहाँ कहाँ जो है वो लाभ करते हैं हमें, ये सारा आपको, जैसे मिट्टी के उपजाऊपन में कहाँ करते हैं, उपजाऊता बढ़ाने में, पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार करते हैं, ये सारा आपको यहाँ से करना है। ओके स्टूडेंट्स।